हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी सेमेस्टर सेकंड का एक टॉपिक अभिक्रिया की कोटि पढ़ने वाले हैं। गाइस, आप में से किसी ने कमेंट किया है मुझे कि केमिकल काइनेटिक्स के कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएं, तो एक दिन में तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, ये यूनिट आपको कंप्लीट करवाई जाएगी, कंप्लीट नोट्स आपके पास रहने वाले हैं। गाइस, अब हम देखेंगे अभिक्रिया की कोटि के बारे में। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है ये हमें समझना है। तो इसके लिए देखिएगा, सबसे पहले किसी अभिक्रिया की कोटि उस अभिक्रिया के लिए प्रयोग द्वारा निर्धारित वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातांकों के योग के बराबर होती है। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि वेग समीकरण किस प्रकार से लिखा जाता है, और वेग समीकरण लिखना आपको नहीं आता है तो इससे पहले के जो वीडियो वेग समीकरण पर दिए गए हैं उनको आप वहां से चेक कर सकते हैं। गाइस, यहाँ पे देखना एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है, एक अभिक्रिया है जो ए बी सी इसमें इनके तीनों के साथ में हो रही है और यहाँ पे कोई उत्पाद बनेगा। यहाँ पे जो हमने ए क्रियाकारक लिया है उसके मोलों की संख्या ए है, यहाँ पे जो बी क्रियाकारक लिया है उसके मोलों की संख्या बी है, और जो यहाँ पे क्रियाकारक सी लिया है उसके मोलों की संख्या भी यहाँ पे सी ली गई है। इसके लिए यदि हमें अभिक्रिया वेग लिखना है तो अभिक्रिया वेग को यहाँ पे सांद्रता में परिवर्तन समय के साथ में इस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पे देखना, इसको किसके इक्वल हम रखते हैं, यहाँ पे एक नियतांक रखा जाता है के, जिसे वेग नियतांक कहा जाता है, और जितने भी हमने क्रियाकारक लिए हुए होते हैं उन सब की सांद्रता हमें लेनी है। सांद्रता के साथ में हमें क्या करना है, उनकी पावर में यहाँ पे जितने मोल लिए गए हैं उनको यहाँ पे नोट करना होता है। जैसे ए का मोल स्मॉल ए था तो इसकी पावर में स्मॉल ए लिखा गया है, ये ए की सांद्रता को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे बी की सांद्रता रिप्रेजेंट हो रही है और उसके मोलों की संख्या को उसकी पावर में लिखा गया है। इस प्रकार से हम अभिक्रिया का वेग लिखते हैं। गाइस, अब इस अभिक्रिया वेग से हमें कैसे पता चलेगा कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो उसके लिए आप सिंपल सा ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो भी आपने पावर में चीजें लिखी होती है वही क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि होती है। यदि आपको ए के रेस्पेक्ट में देखना है कि ए के रेस्पेक्ट में अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो स्मॉल ए रहने वाली है, बी के रेस्पेक्ट में देखना है तो स्मॉल बी रहने वाली है, और सी के रेस्पेक्ट में देखना है तो स्मॉल सी रहने वाली है। लेकिन यदि आपको पता करना हो कि अभिक्रिया का टोटल जो कोटि है वो कितनी रहने वाली है, तो जो भी आपने यहाँ पे जितनी भी पावर्स लिखी हुई हैं उन पावर का जो टोटल सम होता है वही अभिक्रिया की कोटि होती है, ओवरऑल अभिक्रिया की कोटि वहां पे होती है। तो यहाँ पे देखना क्या लिखा गया है, अतः उपरोक्त अभिक्रिया ए के संदर्भ में ए कोटि की, बी के संदर्भ में बी कोटि की तथा सी के संदर्भ में सी कोटि की है, तथा संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि n हो तो n इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यही बात मैंने आपको बताई है कि अलग अलग देखेंगे, ए के रिस्पेक्ट में ये वाली, बी के रिस्पेक्ट में ये, और सी के रिस्पेक्ट में ये होती है। और यदि आपको ओवरऑल अभिक्रिया बतानी है, अभिक्रिया की कोटि बतानी है, तो तीनों का हम टोटल करेंगे ए प्लस बी प्लस सी। इस प्रकार से आप यहाँ पे इसकी कोटि बता सकते हैं। गाइस, नेक्स्ट देखने एक नोट लगा के बात लिखी गई है, अभिक्रिया की कोटि एक पूर्णांक ही हो यह आवश्यक नहीं है, यह भिन्न संख्या या शून्य भी हो सकती है। आप ध्यान रखेंगे कि अभिक्रिया की कोटि पूर्णांक हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो भिन्न भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। तो ये थी सिंपल अभिक्रिया की कोटि। किस प्रकार से हम अभिक्रिया की कोटि का पता लगाएंगे ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा रहेगा अभिक्रिया की अणुसंख्यता। गाइस, अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता को एक दूसरे से हम रिलेट भी करेंगे, डिफ्रेंशिएट भी करेंगे, लेकिन कैसे, उसके पहले हमें समझना होगा कि अणुसंख्यता होती क्या है। तो गाइस देखना, किसी मूल अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं या मूलकों की कुल संख्या को अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहते हैं। जितने अणु या परमाणु भाग लेते हैं उनकी टोटल संख्या होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहते हैं। यदि अभिक्रिया में केवल एक अणु भाग लेता है तो उसे एकाणुक, तथा 2 या 3 अणु भाग लेते हैं तो उसे द्विअणुक या त्रिअणुक अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है H2O2। एक क्रियाकारक आपने यूज किया है जिससे बनेगा H2O प्लस O। तो ये अभिक्रिया कैसी रहेगी, एकाणुक। और एकाणुक क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे केवल एक अणु ने भाग लिया है, इसलिए हम इस अभिक्रिया को एकाणुक अभिक्रिया बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट अभिक्रिया है H2 प्लस I2। तो यहाँ पे बनेगा 2HI। तो गाइस, H2 प्लस I2, यहाँ पे आपने 2 अणु लिए हैं तो अभिक्रिया कैसी रहेगी, द्विअणुक अभिक्रिया रहने वाली है। सेम वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है 2
FeCl3 प्लस SnCl2, इससे बनेगा 2FeCl2 प्लस SnCl4। तो ये जो अभिक्रिया वो त्रिअणुक अभिक्रिया रहेगी। मीन्स यहाँ पे देखना 2 अणु इसके भाग ले रहे हैं FeCl3 के और एक अणु SnCl2 का भाग ले रहा है, इसलिए अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, त्रिअणुक अभिक्रिया कहते हैं। गाइस आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे कैसे आप अणु संख्यता का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखना, नेक्स्ट हमारे पास है सामान्यतः मूल अभिक्रियाओं के लिए कोटि और अणु संख्यता बराबर होती है। मूल अभिक्रियाओं की यदि हम बात करें तो कोटि और अणु संख्यता में कोई फर्क नहीं होता है, जितनी उसकी अणु संख्यता होती है उतनी ही उसकी कोटि होती है। अतः एकाणुक अभिक्रिया प्रथम कोटि की, द्विअणुक अभिक्रिया द्वितीयक कोटि की व त्रिअणुक अभिक्रिया तृतीयक कोटि की होती है। ये हमने किसके लिए बात की है, जनरली जो मूल अभिक्रियाएं होती हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस जो होती हैं, उनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमारे सामने है जिसमें हम बताने वाले हैं कि अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यता अलग अलग भी हो सकती हैं, और वो कैसे होंगी एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे बताएंगे। ये देखना, एथिल एसीटेट का जल अपघटन अम्लीय माध्यम में, एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन जब किया जाता है तो देखना यहाँ पे CH3COO2H5 लिखा है जो कि एथिल एसीटेट है, प्लस में H2 है, जल अपघटन करना है तो H2 लिखेंगे, अम्लीय माध्यम में है तो हमने यहाँ पे H+ लिखा है। इससे प्रोडक्ट हमारे पास बनता है CH3COOH एसिटिक अम्ल और साथ में बनता है एथेनॉल C2H5OH। अब हमें इस अभिक्रिया के लिए देखना है, यदि हम अभिक्रिया को सिंपल वे में देखते हैं तो देखना एक अणु यहाँ पे एथिल एसीटेट का है, एक अणु किसका है, H2O का। तो हमें पता है अणु संख्यता क्या होने वाली है, द्विअणुक होगी, क्योंकि इसमें 2 अणु भाग ले रहे हैं और 2 अणु भाग लेते हैं तो अभिक्रिया द्विअणुक होती है। यही बात यहाँ पे लिखी गई है, उपरोक्त अभिक्रिया में 2 अणु भाग ले रहे हैं अतः अभिक्रिया द्विअणुक होती है। गाइस नेक्स्ट आप देखेंगे अभिक्रिया की कोटि के लिए हमें क्या देखना होगा, यहाँ पे हम देखेंगे कि H2O हमारे पास है। जब हम H2O की सांद्रता को लगातार बढ़ाते जाते हैं तो जो अभिक्रिया में ओवरऑल सांद्रता में परिवर्तन होता है वो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होता है, बहुत ही कम मात्रा में हमें देखने को मिलता है। इसलिए हम क्या बोल देते हैं कि जो हमारी अभिक्रिया का वेग है वो जल की मात्रा पे निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि जल को आप बढ़ाते जा रहे हो फिर भी अभिक्रिया वेग पर बहुत ही कम परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। मीन्स हम कह सकते हैं कि वो H2O पे डिपेंड नहीं कर रहा। और अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, जिस पर वो डिपेंड करता है वही उसकी कोटि होती है। जब वो H2O पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो कोटि में उसको शामिल नहीं किया जाएगा। मीन्स हम कहेंगे केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता पर उस डिपेंड करता है अभिक्रिया का वेग, तो हम कहेंगे कि वो कैसी कोटि का रहने वाला है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया रहने वाली है। देखना यहाँ पे लिखा गया है, इस अभिक्रिया में जल की मात्रा अधिक लेने पर सांद्रता में कोई मापनीय परिवर्तन नहीं होता अतः अभिक्रिया प्रथम कोटि की होगी। केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। यही मैंने आपको कहा है कि जल पर निर्भर नहीं करता, और जल पर नहीं करता तो किस पर करेगा, केवल एथिल एसीटेट पर निर्भर करने वाला है तो केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर करता है। ऐसी अभिक्रिया को छद्म एकाणुक अभिक्रिया भी कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, छद्म एकाणुक अभिक्रिया कहा जाता है। गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा क्या अभिक्रिया की कोटि होती है और क्या यहाँ पे अणु संख्यता होती है। गाइज अभी वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कंप्लीटली वॉच कीजिएगा वीडियो को, जिससे मेरा वॉच टाइम बढ़ सके। गाइस यहाँ पर आपके लिए यूजफुल होता है वही कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, कोई भी फालतू चीज़ें यहाँ पर आपको नहीं दी जाती हैं। तो जितने आपको नोट्स चाहिए होते हैं वो नोट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो इसके लिए आपकी हेल्प हो सके इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपके जैसे ही आपके दोस्तों की हेल्प हो सके तो इसके लिए आप चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।